नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम फिर से बात करने वाले हैं राहुल गांधी की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे यह पता लगाने की कोशिश करना कि आखिर राहुल गांधी चाहता क्या है। क्या वाकई में राहुल गांधी यह चाहता है कि जो इंस्टीट्यूशंस की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार हो, या फिर सिर्फ राहुल गांधी के दिमाग में यह है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जा सके और फिर इस देश में एक ऐसा माहौल बने जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा हो। इन दोनों संदर्भों के बीच में हम जो है वो आज का इस विश्लेषण को रखेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर जो है वो हम बात करने वाले हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे जब मैं ये कहता हूं कि ये संयोग है या प्रयोग है, तो ये प्रयोग किस तरीके का है। तो सबसे पहले आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें राहुल गांधी ने कुछ तथ्य रखे। अब जो तथ्य रखे वो रखे कर्नाटका की सीट का। तो सवाल खड़ा यह होता है कि इससे पहले जो कांग्रेस पार्टी ने या राहुल गांधी ने जो तथ्य रखे वो भी कर्नाटका से सेंट्रल बेंगलुरु की जो सीट थी माधेपुरा, उस सीट के रखे, और आज भी जो है वो कर्नाटका की ही एक सीट उठाई, आलंद सीट। अब सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर राहुल गांधी को ये चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा कर्नाटक में खोलना चाहिए था या फिर बिहार में, क्योंकि जिन लोगों के नाम कटे या जिन लोगों के नाम जुड़ गए वो तो कर्नाटक में होंगे ना, और जिस सीट को उन्होंने प्रभावित किया वो सीट भी कर्नाटक की है, तो आखिर वो उन लोगों से क्यों नहीं मिले। उसके खिलाफ जो है वो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा करने का मतलब क्या था। आप खुद जो है वो थोड़ा सा सोचकर देखिए। तो इसमें एक जवाब ये मिलता है कि माधेपुरा की सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक भी मुस्लिम जो है वो मतदाता गड़बड़ी ना कर रहा हो। तो सारे जो नाम लिए गए आदित्य सिंह से लेकर मिंटो देवी और रंजू देवी वो हिंदू ही क्यों थे। और दूसरा, राहुल गांधी को यह कैसे पता कि इसका फायदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। ये दो जो है वो बड़े सवाल थे। अब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें राहुल गांधी ने जो तथ्य रखे वो रखे कि जो आलंद की जो सीट थी उसमें लगभग 6000 से ऊपर जो है वो वोट डिलीशन हो गए, मतलब काट दिए गए। लेकिन सच्चाई यह है कि उस सीट पर जिसकी ये बात कर रहे हैं वहां पर ये नाम काटने के लिए आवेदन जो है वो शिकायतें जरूर आई थी, लेकिन नाम सिर्फ 24 कटे थे। ये सच्चाई है। तो राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि पता नहीं 6000 से कितने ज्यादा नाम काटे गए हैं, तो राहुल गांधी यहां पर 100% झूठ बोल रहे हैं। अब इससे आगे थोड़ा सा हम समझते हैं। राहुल गांधी ने एक तरफा बायस होकर पक्षपातपूर्ण तरीके से ज्ञानेश कुमार का फोटो लगाकर उनके ऊपर सारे एलिगेशन लगा डाले, जबकि आपको पता है कि ज्ञानेश कुमार जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं फरवरी 2025 में, तो बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन यह मामला है 2023 का, फरवरी 2023 का। और इस शिकायत को, इस गड़बड़ी को लेकर जो एफआईआर दर्ज करवाई गई, जो कंप्लेंट जो डाली गई वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा डाली गई। किसी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, किसी भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं, चुनाव आयोग के द्वारा यह एफआईआर डाली गई। उसके बाद उसकी सीआईडी जो जांच थी, उस सीआईडी जांच में जो तथ्य थे वो तथ्य, जो भी आईपी एड्रेस वगैरह वो चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया, लेकिन उसके बाद से चुनाव आयोग की तरफ से उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। अब यहां पर राहुल गांधी का जो है वो झूठ एक के बाद एक जो है वो बिना तर्क और तथ्यों के साथ इसलिए पकड़ा जा रहा है। अब इसी कड़ी में आप देखिए कि जो चुनाव आयोग एफआईआर करा रहा है, जिस ज्ञानेश कुमार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो राज्य चुनाव आयोग जो होता है, जिस तरीके से बीएलए और बीएलओ की हम बात करते हैं, तो वहां पर जितने भी जो चुनाव अधिकारी थे वो सरकार के अंडर में।
अब इससे भी जो है वो ज्यादा इसके आगे की बात, जब चुनाव आयोग ये कहता है कि फॉर्म नंबर 6 और फॉर्म नंबर 7, इसमें जो है वो ना तो आप जो है वो ऑनलाइन किसी का नाम जुड़वा सकते हो ना कटवा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके बाद में उसकी मैन्युअली जांच की जाती है बीएलओ के द्वारा। तो क्या यह संभव है? क्या आप खुद सोचकर देखिए। तो यहां पर भी राहुल गांधी झूठ बोलते हुए नजर आए। और दूसरा, एक और सीट की उन्होंने बात की, और वो सीट थी महाराष्ट्र के राजौरा की। उसमें भी उन्होंने कहा कि 6,853 लोगों के नाम जो है वो काटे गए। अब आप सोचकर देखिए, थोड़ा सा जो है वो आपको हंसी भी आएगी, और जब आप इन सीटों की हार जीत का अंतर देखोगे तब और ज्यादा आपको हंसी आएगी। लेकिन खैर, मेरा मुद्दा यह नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो शिकायत है वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं कराई दर्ज, किसी बीएलओ ने नहीं करवाई। इसकी जो शिकायत है वो तहसीलदार ने करवाई 19 अक्टूबर 2024 को। ये जो मैं तारीखें बोल रहा हूं, आप इनके फैक्ट्स चेक कर सकते हैं। अब आप सोचकर देखिए कि इनकी जो शिकायत है वो करवा कौन रहा है, और फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि इसका समाधान क्या है। हम देखते हैं आधार कार्ड बन जाते हैं, हम देखते हैं किसी के ड्राइविंग लाइसेंस बन जाते हैं, क्योंकि हम इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी देश में बड़े हुए हैं, और सबसे ज्यादा हमने कांग्रेस पार्टी का ही शासन देखा है। तो भ्रष्टाचार की जो कड़ियां हैं जो किस तरीके से जुड़ती है, और फिर हम कहां पहुंच जाते हैं। तो इसकी जड़ में कौन है, और फिर इसकी जद में कौन है। तो फिर जब अगर कोई व्यक्ति विशेष इसमें सुधार की प्रक्रिया में जाता है, तो फिर उस सुधार का तरीका क्या है। लेकिन यह जब एसआईआर की बात की जाती है कि किसी से डिटेल में जाकर जो है वो इलेक्शन कमीशन ये काम करता है, तो फिर इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, राहुल गांधी ने 2.5 साल पहले का मुद्दा उठाया कर्नाटका का, जिसमें 6,000 वोटरों की बात की जा रही है, जबकि इसी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने और आरजेडी ने मिलकर 65 लाख लोगों का जो है वो मुद्दा उठाया बिहार के एसआईआर को लेकर। लेकिन एक सिंगल व्यक्ति को ये खड़ा नहीं कर पाए, जबकि काम इनको कहां करना चाहिए था, बिहार में। बिहार में ऐसे लोगों की तादाद सबसे ज्यादा थी, लेकिन ये लोग नहीं कर पाए गए। क्यों नहीं कर पाए? और राहुल गांधी की टीम कर्नाटका में काम कर सकती है, तो बिहार में क्यों नहीं कर सकती? आप ये भी जो है वो सोचकर देखिए, क्योंकि रिसर्च टीम तो कहीं भी काम कर सकती है, लेकिन वो नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है। और आज की स्थिति में अगर आप देखोगे तो बिहार में लगभग जो है वो 3 लाख ऐसे जो वोटर्स है जो संदिग्धता की लिस्ट में है। अब इसके बाद में हम आते हैं सीआईडी वाली जो 18 चिट्ठियां हैं। तो सीआईडी जो है वो राज्य सरकार के अंडर में है। तो जब सीआईडी ने जांच करनी है तो सीआईडी को जो है वो पकड़ना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने शिकायत की है, राज्य सरकार ने नहीं की। तो सीआईडी ने अपना काम पूरा किया या नहीं किया? अगर किया या नहीं किया तो फिर उसकी रिपोर्ट आप देखिए कि इस सीआईडी की जो रिपोर्ट है वो क्या है। तो इस रिपोर्ट में जिन लोगों की तरफ से ये प्रयास, जहां से ये प्रयास किया गया, वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और प्रयागराज का एक व्यक्ति जो साइबर कैफे, जहां पर आपको पता होगा एक न्यूज चैनल जो है वो पहुंच भी गया। तो मोबाइल नंबर दूर दराज के गांवों के इलाके का एक साधारण से व्यक्तियों का जो है वो मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया गया, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो सीआईडी भी कुछ नहीं कर पाई। ये इस पूरे मामले की एक रिपोर्ट है। और जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो फिर आता है, जब हम संयोग की बात करते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में संयोग क्या है, तो संयोग यह है कि जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ है और घुसपैठियों का मुद्दा उठा है, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय भी हमने देखा कि सरकार जो है वो अब डिटेंशन सेंटर में इनको डिटेन करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को डाल रही है, उसके बाद से ही आपने देखा होगा ये वोट चोरी का मुद्दा जो है वो उठना शुरू हुआ है। तो घुसपैठियां और साथ में एक एसआईआर, तो फिर आपका अंदेशा जो है वो, आपका इशारा किस तरफ जाता है? आप साथ किसके खड़े हो? तो साथ किसके खड़े हो? अगर कोई राजनीति समझने वाला व्यक्ति है तो उसको साफ साफ तौर से समझ में आ रहा है कि जब वो इस तरीके का कोई मुद्दा उठाएंगे तो ये एक समुदाय विशेष को इशारा कर रहे हैं कि आपको किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा। और आरोप आज से नहीं, सदा से जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगते आए हैं। तो घुसपैठियों को बचाना हो या मतदाता विशेष को एक मैसेज देना हो,
ये मैसेज जो है वो क्यों किया जा रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो हाइड्रोजन बम, इसका कोई इंपैक्ट जो है वो आज कोई सोशल मीडिया पे बहुत हो हल्ला चल रहा हो, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसका धरातल के ऊपर सबको पता है कि क्या चल रहा है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये संयोग नहीं तो क्या प्रयोग है, और प्रयोग क्या है? प्रयोग यह है कि हमने सब कुछ करके देख लिया। हमने विकास कब पैदा होगा वो भी करके देखा। हमने राफेल के जो है वो, आपको पता होगा, प्ले कार्ड जो है वो चलाकर देख लिए। इस तरीके से हमने जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगकर देख लिए। तो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी को सत्ता से नहीं हटा पाए। नरेंद्र सरेंडर तक करके देख लिया। तो फिर आगे क्या? तो आगे फिर बचता है एक प्रयोग। और प्रयोग क्या है? बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ कि शेख हसीना जो है वो वोट चोरी करके सत्ता में आई, तो इनको लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहां पर भारत जो है वो बहुत बड़ा देश है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा। तो प्रयोग किस तरीके से हो सकते हैं? हम जो है वो, अब इसमें भी जो है मैं वो कुछ बातें बताऊंगा। तो वो संयोग और प्रयोग, मैं नहीं बोलता कि वो संयोग है, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो प्रयोग है। आपने खुद अनुमान लगाना है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी। 1968 में राजीव गांधी की शादी होती है सोनिया गांधी से, और 1970 में आपको पता ही है किसका जन्म होता है। उसके बाद में 1972 में एक लाडली बहना का जन्म होता है, जिसकी खासियत क्या है? दादी जैसा नाक है और दादी जैसे बाल है। इससे ज्यादा कोई अचीवमेंट आज तक तो दिखाई दिया नहीं। उसके बाद आपातकाल का समय आता है, और 1974 में आपातकाल से ठीक पहले संजय गांधी की भी शादी हो जाती है। संजय गांधी उस वक्त राजनीति में सक्रिय थे, और आपातकाल के बाद में अगर इंदिरा गांधी को ज्यादा सीटें जिताना, या मैं कहूंगा कि सत्ता वापसी में अगर लाने वाला कोई व्यक्ति था, तो वो संजय गांधी था। आप थोड़ा सा जो है वो स्टडी करके देखिए। 1980 में एक और चिराग पैदा होता है, जिसका नाम होता है वरुण गांधी। और जैसे ही वरुण गांधी पैदा होता है, उसके कुछ दिनों के बाद में सफदरजंग का जो फ्लाइंग क्लब है, उससे एक फ्लाइट जो है वो उड़ान भरती है, और कुछ ही समय बाद वो जो फ्लाइट है वो क्रैश हो जाती है, और एक खबर आती है कि संजय गांधी की उसमें मौत हो गई। ना कोई जांच, ना कोई रिपोर्ट। उसके बाद में 1982 की, आप एक दिन का देखिए, द हिंदू जो अखबार है वो भी आपको मिल जाएगा, आपको डेट के साथ मिल जाएगा। मेनका गांधी और वरुण गांधी को प्रधानमंत्री आवास से बाहर कर दिया जाता है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और उस वक्त वरुण गांधी की उम्र रही होगी 2 साल। उसके बाद में 1984, अक्टूबर 1984, तारीख आपको याद ही होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सुबह का समय, और सुबह के समय में इंदिरा गांधी के ऊपर जो है वो गोलियां दाग दी जाती है। और कई जगह जो है वो इसका विवरण ये भी मिलता है, खबर ये भी है कि अंदर से ही फोन आता है बाहर गेट के ऊपर कि 15 मिनट में प्रधानमंत्री बाहर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक विदेशी जो डेलीगेशन था न्यूज चैनल्स का या पत्रकारों का, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था। अब उसके बाद में इंदिरा गांधी को नजदीक के बजाय दूर के अस्पताल ले जाया जाता है, और बैकडोर पे ले जाया जाता है, ताकि समय ज्यादा लगे। ये क्या है? और फिर उसके बाद में राजीव गांधी को भारी समर्थन मिलता है, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और ऐसे ही 1991 में आपने देखा कि उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव थे, तो लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी, उनकी भी हत्या हो जाती है। और उस हत्या के साथ साथ एक और बात जो पकड़ में आती है राजनीतिक विश्लेषकों के, वो आता है कि एक इंसान जो 5 रैलियों में साथ था, लेकिन उसमें साथ नहीं था, मैं नाम नहीं लूंगा। उसके बाद लोकसभा चुनावों को स्थगित कर दिया जाता है पूरे देश भर में, और जहां जहां लोकसभा चुनाव होना होता है, वहां पर
राजीव गांधी की अस्थियों के कलश जो है वो पहुंचाए जाते हैं। आज जो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो राजनीति के लिए बनाकर और उसको जो है वो परोसने की कोशिश कर रहा है, विलाप कर रहा है, वो भूल जाते हैं कि यहां तो अस्थियों के कलश तक पहुंचाए गए थे। और उसके बाद में फिर आप आ जाइए 1997, जब प्रियंका वाड्रा की शादी होती है, और जिस वाड्रा परिवार में शादी होती है तो वाड्रा के जो रॉबर्ट वाड्रा है उसके भाई क्या हुआ नहीं हुआ ये एक रिसर्च का विषय है। ननद के साथ क्या हुआ प्रियंका वाड्रा के, ये एक रिसर्च का विषय है। रॉबर्ट वाड्रा के फादर के साथ क्या हुआ ये भी एक रिसर्च का विषय है। मतलब सनसनीखेज तरीके से इन सब की लोग जो है वो एक के बाद एक मौत होती चली जाती है। और उसी बीच देश को दो और लोग मिलते हैं, एक राजेश पायलट और दूसरा माधवराव सिंधिया। आप देखिए, गृह मंत्री थे, कार से राजस्थान जाते हैं और फिर उनका एक जो है वो रोडवेज की बस से एक्सीडेंट हो जाता है और राजेश पायलट की मौत हो जाती है। ना जांच ना कोई रिपोर्ट। और फिर उसके बाद में एक सिलसिला चलता है। तो कांग्रेस पार्टी में ही सारे संयोग होते हैं या कांग्रेस पार्टी ही सारे प्रयोग करती है। बस इसी के बीच में जो है वो ये सारा खेल फंसा हुआ है। तो इसमें आपको खुद को निर्णय लेना है कि आखिर जो है वो चल क्या रहा है इस देश में, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं देश का नाम दुनिया में कहां किस लेवल तक पहुंचा है। इन्होंने जो है वो कोविड के बहाने, बेरोजगारी के बहाने अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी करार दे दिया, लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या कहता है ये समझ में नहीं आता। जीडीपी की ग्रोथ क्या है ये अभी तक कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रही, और नरेंद्र मोदी खुद क्या चीज है ये भी अभी कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाई। इसलिए मैंने कहा है कि संयोग और प्रयोग के बीच का जो है वो एक खेल खेला जा रहा है और उसमें उन बोले वाले मतदाताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है जो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ऐसा भी होता हुआ जो है वो अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। तो इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।